हे एवरीवन, मैं भागीरथ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब वाली फैमिली शिवम क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं साइंस बुक का जो 10th क्लास की बुक है उसमें चैप्टर 1 को हम एनसीईआरटी बुक के लिए रिवीजन करने वाले हैं। आप बोर्ड एग्जाम के लिए इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रिवीजन कैप डालूंगा, तो आप इसको देख लेना अगर आपने मेरी ऑफलाइन वाले अगर क्लास मिस की है तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम चलो आज का चैप्टर ये शुरू करते हैं। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन वाला ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बहुत सारे एग्जाम देता हूं तो बहुत सारे एग्जामों में ये केमिकल रिएक्शन के बारे में हर बार 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हो तो भी देख सकते हो, अगर आप 10th क्लास में हो तो भी देख सकते हो। ओके, तो देखो केमिकल रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में देखने वाले हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड क्या क्या बदलाव होते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है। तो संतुलित समीकरण देखने वाले हैं। ठीक है, संतुलित समीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, क्या क्या होता है, वो सारे एग्जाम्पल के साथ में देखने वाले हैं। ओके सॉरी, चलो तो पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया जब भी देखो, मान लो कोई भी परमाणु है या कोई भी तत्व यौगिक है, जैसे मान लो मेरे पास में लकड़ी है, लकड़ी में क्या होता है, कार्बन होता है। लकड़ी को अगर मैं जलाता हूँ, जलाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। तो जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस हुई, जैसे ही लकड़ी और ऑक्सीजन आपस में मिलते ही बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। ये एक प्रकार की क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही मान लो लोहे का टुकड़ा था, इसको मैंने मान लो खुले में छोड़ दिया। खुले में छोड़ने का मतलब वहां पे पानी मिक्स होगा, उसके साथ साथ में ऑक्सीजन मिक्स होगा। ये बात याद रखना है कि लोहे के ऊपर जंग लगने के लिए हमेशा दो यौगिकों की जरूरत होती है, पानी भी जरूरी है और ऑक्सीजन भी जरूरी है। तो लोहा है वो खुले में रहने पर लोहे का ऑक्साइड बन जाता है Fe2O3। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस साथ में बनती है, लेकिन मेन ये है कि फेरिक ऑक्साइड बनता है। इसमें क्या हो रहा है, पहले लोह तत्व अलग था, पानी अलग था, ऑक्सीजन अलग थी। अब नया यौगिक बन गया है लो ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, उसके साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। मान लो मेरे पास में है सल्फर, इसको मैंने जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जलते ही क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया के बाद में जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी साथ में याद रखना है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये एरो बता रहा है, ये जो तीर है ना, ये बता रहा है कि किस अभिकारक से क्या बन रहा है, मतलब रिएक्शन किसके बीच में हो रही है और क्या बनने वाला है। जैसे एरो इस साइड में, इसका मतलब ये होगा उत्पाद, ये है अभिकारक। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि सल्फर ठोस अवस्था में तो इसको सॉलिड अवस्था के लिए S लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ में ऑक्सीजन अगर गैस अवस्था में है तो G लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस अवस्था में प्राप्त हो रही है तो इसके नीचे ऐसे लगाना पड़ेगा। एक बार मैं नॉर्मली करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में लकड़ी थी, ऑक्सीजन गैस थी, जैसे लकड़ी को मैंने जलाया यानी कार्बन को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो इसके साथ साथ में कार्बन था सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में था, S लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ में ऑक्सीजन गैस अवस्था में तो G लगाना पड़ेगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो उत्पाद बन रहा है। तो उत्पाद है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी गैस अवस्था में बन रही है तो इसलिए G भी लगाना पड़ेगा। अगर हम इस अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं, उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया की दर को, स्पीड को या तो धीमा कर देते हैं या फिर तेज कर देते हैं। मान लो जैसे नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करती है तो बनती है अमोनिया। क्या बनती है,
NH3 अमोनिया बनती है। तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पे गैस अवस्था में थी, हाइड्रोजन गैस ये भी गैस अवस्था में है, फिर अमोनिया है वो लिक्विड अवस्था में बन रहा है, ठीक है, लिक्विड अवस्था में, इसलिए मैंने L लगा दिया यहाँ पे। इस प्रकार से हमें अवस्था भी दर्शाना होता है रासायनिक अभिक्रिया में। उसके साथ साथ में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं, ये दोनों अभिकारक क्रिया करते हैं, तो बनता है उत्पाद। उत्पाद बन रहा है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को अभिक्रिया करवाने के लिए, अभी मैं बात कर रहा था उत्प्रेरक के बारे में, तो उत्प्रेरक यहाँ पे निकल और पैलेडियम भी काम में लिया जाता है, निकल और पैलेडियम। तो ऐसे उत्प्रेरक को भी दर्शाना जरूरी होता है रासायनिक अभिक्रिया में। एक तो ऐसे तत्वों के रूप में, यौगिकों के रूप में दर्शाना जरूरी होता है, उसके साथ साथ में इनकी अवस्था दर्शानी जरूरी होती है, जैसे ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में है, या लिक्विड अवस्था या द्रव अवस्था में है। उसके साथ साथ में अगर हमने मान लो कोई उत्प्रेरक काम में लिया है, तो वो उत्प्रेरक भी साथ में लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। ये जो एरो होता है ना, इस एरो के ऊपर लगाते हैं। ऐसे ही मान लो अगर मैं किसी अभिकारक को गर्म कर रहा हूं, जैसे मान लो मेरे पास में है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना है मेरे पास में, चूना पत्थर है, तो अगर मैं गर्म करता हूं, जब गर्म करते हैं ना तो ऐसे त्रिभुज का चिन्ह लगाते हैं। इस त्रिभुज का ट्राइंगल का मतलब ही है कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। यहाँ पे गर्म करने का लिखने का मतलब नहीं है, बस ऐसा सिंबल बना दिया। इसका मतलब यही हुआ है कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। उसके साथ साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ पे CO3 है इसका मतलब वहाँ पे CO2 हमेशा गैस बनेगी। तो ये है ना, अगर हम गर्म करते हैं तो भी इस एरो के ऊपर ऐसा सिंबल बनाना जरूरी होता है। गैस अवस्था है, ठोस अवस्था है, तो अवस्था दर्शानी जरूरी होती है। उसके साथ साथ में उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक को भी दर्शाना जरूरी होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे चल के हम देखने वाले हैं कि देखो, ये तो बता दिया मैंने केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और नया उत्पाद बनाते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये जरूरी नहीं कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया कर, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली अभी मैंने एक एग्जांपल ये दिया था कि देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट केवल एक अभिकारक है, इससे दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। उसके साथ साथ में दो अभिकारक यहाँ पे है, इससे एक नया उत्पाद बन रहा है, ये भी हो रहा है। जरूरी नहीं कि अभिकारक एक ही हो या दो ही हो, कई बार दो अभिकारक आपस में जुड़ के एक उत्पाद बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले आगे टाइप ऑफ रिएक्शन में, तो आप टेंशन मत लेना इसके बारे में, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखने वाले हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई रिएक्शन होती है, तो उसमें बदलाव क्या क्या होता है, क्या क्या बदलाव हो सकता है। देखो अभी हमने देखा, जैसे मान लो मेरे पास में कार्बन था, कार्बन यानी लकड़ी थी, इसको मैंने जलाया, जलाते ही क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंतर्गत गैस निकल सकती है। एक तो ये प्रॉपर्टी बन गई कि गैस निकल सकती है। क्या निकल सकती है, गैस का निष्कासन हो सकता है, गैस निकल सकती है, ठीक है। एक और क्या हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। जैसे मान लो अगर मैंने मैंने काम लिया था, मान लो कॉपर सल्फेट काम में लिया था, मेरे पास में लिक्विड था कॉपर सल्फेट, इसमें मैंने डाल दिया लोहे का टुकड़ा। क्या डाल दिया, लोहे का टुकड़ा। जैसे ही हम लोहे के कॉपर सल्फेट में लोहे का टुकड़ा डालते हैं, जैसे ही लोहे का टुकड़ा डालेंगे, टुकड़ा डालते ही क्या होगा, ये जो कॉपर है ना वो कम क्रियाशील होता है आयरन या लोहे से, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कॉपर है वो विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को हटा के उसकी जगह ले लेता है। इसके बारे में भी टाइप ऑफ रिएक्शन में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या, फेरस सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर की जगह किसने ले ली, फेरस ने ले ली। उसके साथ साथ में कॉपर है वो निष्कासित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो कॉपर सल्फेट का रंग था और फेरस सल्फेट का रंग है, तो इन दोनों केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इनमें इनका विलेन का जो रंग होगा ना, वो विलेन का रंग भी है वो, विलेन का जो रंग होगा वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। एक ऐसा और होता है कि कई बार केमिकल रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन होने पे ऊष्मा भी है वो कई बार रिलीज होती है। जैसे देखो अगर मेरे पास में चूना था, बिना बुझा हुआ चूना,
इसमें मैंने पानी डाल दिया। जैसे ही हम बिना बुझे हुए चूने में पानी डालते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालने पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये आपको पता ही होगा कि जब भी कोई धातु ऑक्साइड में पानी डालोगे ना तो धातु हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। इसके बारे में भी हम चैप्टर 4 में पढ़ने वाले धातु और धातु के बारे में, तो वो भी देख लेंगे एक बार। चैप्टर आई थिंक 3 है 4 जो भी होगा, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी डालते, चूने बिना बुझा हुआ चूने में पानी डालते हैं तो चूने का पानी बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उसके साथ साथ में हाइड्रोजन गैस थोड़ी सी रिलीज होगी। उसके साथ साथ में जो मेन बनेगा वो बनेगी ऊष्मा। क्या बनेगी? ऊष्मा बनेगी। ऊष्मा यहाँ पे रिलीज होगी, जिसकी वजह से जो पात्र होगा, वो बर्तन होगा, वो गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऊष्मा में भी तापमान या ऊष्मा में भी परिवर्तन होता है, ठीक है ना। ये भी बदलाव होता है। इसके साथ में और क्या बदलाव हो सकता है? हाँ, अवक्षेप आ सकता है। अवक्षेप भी बन सकता है। जैसे मान लो मेरे पास में है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मेरे पास में, अगर मैंने क्रिया करवा दी सोडियम सल्फेट के साथ में, किसके साथ में? सोडियम के सल्फेट के साथ में मैंने क्रिया करवाई। ये भी, इस रिएक्शन के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। इसको द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, जब भी आप है ना सोडियम और क्लोरीन दोनों को साथ साथ में कहीं पे भी देख लो अभिकारक में, तो उनको आपस में पहले जोड़ दो। ये बन गया नमक NaCl। अब बचा कौन है? बेरियम और सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट जुड़ जाएगा। तो ये है ना बेरियम सल्फेट इस विलयन में घुल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ये अवक्षेप के रूप में उस पात्र या फ्लास्क के पैंदे में बैठ जाएगा। इस प्रकार से है वो केमिकल रिएक्शन होने पे अवक्षेप भी बन सकता है, ठीक है। इस प्रकार से कई सारे चेंज होते हैं, तो इन चेंजों के बारे में हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और हो सकता है कि कई बार फ्लास्क है ना, जो बर्तन होता है ना, वो ठंडा भी होता है। जैसे मान लो मेरे पास में है, एक तो मैंने बताया कि पात्र है वो गर्म हो सकता है, फ्लास्क है वो गर्म हो सकता है, कई बार ठंडा भी होता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो मेरे पास में है लेड नाइट्राइड, लेड नाइट्रेट है, ठीक है। इसको मैंने गर्म किया। जैसे ही मैंने गर्म किया तो ये लेड नाइट्रेट टूटेगा लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। उसके साथ साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये पिछली बार एक क्वेश्चन भी आया था बोर्ड एग्जाम में 2023 में 10th के लिए, कि यहाँ पे जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड के साथ में एक गैस बनती है जो नाइट्रोजन की होती है। उस गैस का नाम क्या होता है? तो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस अवस्था में क्या होता है? ऊष्मा है ना कम हो जाती है, यानी जो फ्लास्क है वो जो परख नली होगी वो ठंडी हो जाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस निकल सकती है, जो विलयन होता है उसका रंग बदल सकता है, ऊष्मा बाहर भी निकल सकती है, ऊष्मा अवशोषित भी हो सकती है, अवक्षेप भी बन सकता है, विलयन का रंग भी बदल सकता है। इसके बहुत सारी क्रियाएं होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही जुड़े रहना, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर पूरा पूरा हमें रिवाइज करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना। ये तो आ गया होगा, अभिकारक लिखते हैं, बीच में एरो बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। उसके साथ साथ में जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक अगर रासायनिक अभिक्रिया हम काम ले रहे हैं तो वो उत्प्रेरक भी साथ में लिखेंगे। उसके साथ साथ में अगर कोई ठोस अवस्था में है तो S लिखेंगे, द्रव अवस्था में है तो L लिखेंगे, गैस अवस्था में है तो G लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अब हम क्या देखने वाले हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं? जैसे देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब है, देखो, अगर मैंने लकड़ी को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गई, ठीक है। संतुलित करने का मतलब है केमिकल जो रिएक्शन होती है ना उसको संतुलिट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, हर बोर्ड एग्जाम में 10th का होता है ना, हर बार आता है। तो इस टाइप के टॉपिक को समझ लेना, ठीक है ना। तो रासायनिक, एक बात तो याद रखना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी क्यों होता है। पहला रीजन होता है, सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट रीजन यही होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं, बस उसका रूप बदल सकते हैं। न द्रव्यमान को हम बना सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं,
उसका केवल रूप बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, कार्बन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन का एक परमाणु था, ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे और बन गया एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु। यहाँ पे देखो कार्बन 1 है, तो यहाँ पे भी कार्बन 1 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 ही है। इसका मतलब ना तो परमाणु नए बने हैं ना ही खत्म हुए हैं, बस इसके रूप बदले हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिकारक में और उत्पाद में परमाणुओं की जो संख्या थी ना, अलग अलग परमाणु है, जो भी तत्व, उनकी संख्या है वो समान है। इसका मतलब ये समीकरण है वो संतुलित है, ठीक है। सॉरी। चलो, अब मैं है ना एक आपको असंतुलित समीकरण देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास में है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। अभी मैंने बताया था जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करती है तो अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। यहाँ पे देखो, अभी है ना नाइट्रोजन के कितने परमाणु है यहाँ पे? अभिकारक में देख रहे हैं, ठीक है ना। अभिकारक में नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2 है। इधर नाइट्रोजन के परमाणु कितना है? 1 है। तो क्या ये संतुलित है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब नियम का पालन करवाने के लिए हम क्या करेंगे? अभिकारक में और उत्पाद में दोनों नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या समान करेंगे। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी हमें 2 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, ये भी संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? देखो, इधर नाइट्रोजन कितने हैं? इधर नाइट्रोजन है 2 है और इधर नाइट्रोजन है वो 1 है। तो इस नाइट्रोजन को 2 करने के लिए मैं, इस 1 को 2 करने के लिए मैं किसके साथ में गुणा करूंगा? 2 के साथ में। 1 × 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 ही तो होगा। तो जिससे हम गुणा करते हैं ना, ऐसे हम आगे लिख देते हैं, ठीक है। मोल के रूप में लिखते हैं, ये भी याद रखना है। जो आगे वाली संख्या होती है ना, उसको मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल। ये भी है ना, पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। जो हम संतुलित करते हैं, जिससे गुणा करते हैं, उसको हम बोलते हैं मोल, ठीक है। तो देखो, पहले है ना नाइट्रोजन के पास में यहाँ पे 1 था, 1 × 2 बराबर क्या हो गया? 2। यानी कि नाइट्रोजन के इधर भी परमाणु 2 हो गए, इधर भी कितने हो गए? 2 हो गए। ये तो संतुलित हो गया। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। और उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं? देखो, 3 × 2, इधर 3 थे, आगे 2 भी लिखे हुए हैं, तो 3 × 2 यानी कि टोटल हाइड्रोजन इस साइड में कितने हैं? हाइड्रोजन इस साइड में कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। तो इसको मैं 6 करने के लिए, यानी अभिकारक में 2 को 6 बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा? 3 से गुणा करूंगा। 2 × 6। अब हम जिससे गुणा करते हैं ना, उसी को हम मोल के रूप में आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये नया वाला समीकरण क्या बन गया? N2 + 3H2 क्या बनेगी? अमोनिया बनी है 2NH3, ठीक है। ये अब समीकरण है वो संतुलित हो गए। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे 1 होता है लेकिन 1 हम लिखते नहीं है। 1 × 2 बराबर क्या हो गया? 2, यानी नाइट्रोजन भी संतुलित हो गया। ऐसे ही हाइड्रोजन 3 × 2, 2 × 6, हाइड्रोजन 6, 2 × 3 यानी हाइड्रोजन इधर भी 6। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं ये समीकरण है वो संतुलित हो गया है, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब अभिकारक में, उत्पाद में संख्या कितनी है, फिर उसके साथ में गुणा करना होगा और इसको हम चरण के रूप में करेंगे। एक बात ये याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा जो भी आता है ना, वो चरण के रूप में करना पड़ता है। ये समीकरण को संतुलित करना होता है ना, वो चरणों के रूप में करना पड़ेगा। जैसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि अभिकारक में परमाणु कितने हैं इस साइड में, जैसे नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं, उत्पाद में परमाणु कितने हैं, फिर असंतुलित कौन कौन है, जैसे नाइट्रोजन भी असंतुलित है, हाइड्रोजन भी असंतुलित है। ऐसे करते करते फिर सबसे पहले हम लिखेंगे पहले चरण में कि सबसे पहले हम नाइट्रोजन को संतुलित करेंगे। फिर इधर ऐसे गुणा किया हमने, जैसे अभी हमने नाइट्रोजन को किसके साथ में गुणा किया था? 2 के साथ में, तो सबसे पहले हम 2 के साथ में गुणा किया उत्पाद के रूप में। ऐसे हमें पूरा चरणों के रूप में लिखना पड़ता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आई होप ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपको समझ में आया होगा,
ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करोगे आपको आराम से समझ में आएगा। अगर मैं इस टॉपिक को आगे करवाता रहूंगा ना तो ये टॉपिक है वो समीकरण को संतुलित करना पूरा 3-4 घंटे ले सकता है आराम से, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करना, आराम से सीख जाओगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात आपको मैं थोड़ा सा और सिखा देता हूं कि देखो, जैसे मान लो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। मान लो इसके आगे 2 लिखे हुए हैं, 2 लिखे हुए होने का मतलब है कि कैल्शियम के पास में तो 1 था, 1 × 2 यानी कैल्शियम के यहाँ पे परमाणु कितने हैं, 2 है, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, कितना है, 1, 1 × 2, इधर इधर इतना इतना तो क्या हो गया, ऑक्सीजन के 2 हो गए, ठीक है ना। उसके साथ साथ में आगे यहाँ पे और 2 लिखे हुए हैं, तो 2 × 2 यानी ऑक्सीजन के टोटल इस साइड में परमाणु कितने हुए, टोटल 4 है। ऐसे ही हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 × 2 यानी 2, 2 × 2 यानी हाइड्रोजन के भी कितने हैं, 4 है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही मान लो जैसे मेरे पास में है सिल्वर नाइट्रेट, कौन है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट ले लेता हूं मैं, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट मैंने ले लिया। अब देखो एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम के परमाणु कितने हैं, 1 ही है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे, 1 है। अब देखो नाइट्रोजन के कितने, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 × 3, ठीक है। अगर आपको ऐसे इंटू वाला समझ नहीं आएगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि NO3 के टोटल परमाणु कितने हैं, अणु कितने हैं, टोटल 3 है। तो हम टोटल करेंगे, जोड़ करेंगे कि इसमें पूरे नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं, टोटल नाइट्रोजन के कितने, 1 2 3, नाइट्रोजन के 3 हो गए। ऐसे ऑक्सीजन के कितने, 3 3 6 3 3 9, यानी ऑक्सीजन के कितने हो गए, 9 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 9। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कोष्टक में जैसे ही कोष्टक खुलता है उसमें 3 के साथ में गुणा हो जाता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम आगे देखने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन के देखने वाले हैं कि अभिक्रियाएं है वो कौन कौन से टाइप की होती है, टाइप ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोजन नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन, योजन, योजन का मतलब जुड़ना, ऐड होना। जैसे जब भी कोई अभिकारक है वो आपस में जुड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है। जब भी है ना 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, सल्फर जुड़ा ऑक्सीजन के साथ में, यानी सल्फर को मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, जलती बन गई सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये भी है ना संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ऐसे ही मान लो मेरे पास में है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर इसको हम बोल सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना। देखो एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं चूना पत्थर, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना या चूने का पानी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मेरे पास में चूना था, बिना बुझा हुआ चूना। अगर मैंने इसमें पानी डाल दिया, पानी डालते ही बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर इसको बोल सकते हैं हम चूने का पानी। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ के एक नया उत्पाद बना रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। ऐसे ही हम एक और देख लेते हैं। मान लो मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, और जैसे हाइड्रोजन गैस और पृथ्वी पर जो पानी बनाता हो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से ही बनाता। तो जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में जुड़ती है तो बनता है पानी, ठीक है, पानी बन रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ के एक नया उत्पाद बना रहे हैं। इसका मतलब ये भी एक प्रकार की क्या है,
संयोजन अभिक्रिया है। ऐसे ही मान लो एक और अभिक्रिया है हमारे यहाँ पे, बस इतनी है। एक और है जैसे नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस यानी दो अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं और एक नया उत्पाद बना रहे हैं, इसको बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं सेकेंड रिएक्शन पे। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है, एक हमने संयोजन देख लिया, अब हम दूसरी देखने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, वियोजन का मतलब टूटना है। चलो, संयोजन में क्या हो रहा था? अभिकारक है वो दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ रहे थे और एक नया उत्पाद बना रहे थे। लेकिन इसका है ना, जो संयोजन अभिक्रिया होती है ना, इसका विपरीत होगा इसमें। देखो, जैसे मेरे पास में है कैल्शियम कार्बोनेट। अभी मैंने इसका नाम क्या बताया था? बताओ 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 बताओ, फटाफट बताओ। हाँ, आपने सही बोला है। इसका नाम क्या होता है? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर। और कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये चूने का पानी होता है। ठीक है, चलो अब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। गर्म करते ही ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है, उसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। अगर डेफिनेशन पूछ ले, परिभाषा पूछ ले कि वियोजन अभिक्रिया या फिर इसको अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक अभिकारक को गर्म करने पे या किसी प्रकार से मान लो विद्युत अपघटन करने पे वो टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। कई बार है ना, वियोजन अभिक्रिया का नाम नहीं आता, अपघटन अभिक्रिया, ये भी याद रखना आपको साथ में। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में है पानी, ये है पानी। पानी का मैंने विद्युत अपघटन किया। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि पानी का विद्युत अपघटन करने पर कौन कौन सी गैसें बनती है। ठीक है देखो, पानी का मैंने विद्युत अपघटन किया, तो पानी का जैसे ही विद्युत अपघटन करते हैं तो पानी है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। मान लो मेरे पास में ऐसे पात्र था, यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, इसको मैंने प्लस से माइनस से जोड़ दिया। जैसे ही पानी टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूटता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जाती है हमेशा धनायन के ऊपर, हाइड्रोजन गैस जाती है हमेशा ऋणायन के ऊपर। ठीक है, ये भी साथ साथ में याद रखना है कि जब हम पानी का विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे प्राप्त होगी? हाइड्रोजन गैस जाएगी ऋणायन पर, ठीक है, कैथोड पर। ऑक्सीजन गैस जाएगी धनायन पर या फिर एनोड पर। किसके ऊपर? एनोड पर। और हाइड्रोजन जाएगी कैथोड पर। किसके ऊपर जाएगी? कैथोड पर। बस इतनी सी बात है ये। तो पानी का हम विद्युत अपघटन कर रहे हैं तो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन रही है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? जब एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहे हैं, जिस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, वैसे ही पानी का विद्युत अपघटन करने पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनी थी। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार की क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। एक और वियोजन अभिक्रिया बता रहा हूं मैं। जैसे देखो, मान लो आपके पास में सिल्वर क्लोराइड है। क्या है? आपके पास में सिल्वर क्लोराइड है। अगर आपने सूर्य के प्रकाश में रख दिया इसको, सूरज का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में इसको रखा, रखते ही सिल्वर और क्लोरीन गैस है वो अलग हो जाती है, यानी उसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकलने लगती है। सिल्वर है वो ठोस अवस्था के रूप में पेंदे में बैठ जाता है और क्लोरीन गैस है वो बाहर निकल जाती है गैस अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सिल्वर क्लोराइड था, इसको सूरज का प्रकाश मिला, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन गैस अलग हुई। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है। ऐसे ही मान लो सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr, इसको भी आपने मान लो सूरज के प्रकाश में रखा, रखते ही सिल्वर है वो अलग हो जाता है, ब्रोमीन गैस है वो जो बैंगनी रंग की होती है वो भी गैस के रूप में अलग हो जाती है।
आई होप यहाँ तक वियोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। वियोजन अभिक्रिया का कोई उदाहरण तो नहीं बचा अभी तक। एक, हाँ, ये पिछले बार एग्जाम में आया था, ये मैंने बता भी दिया था अभी। जैसे लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट है मेरे पास में। लेड नाइट्रेट को मैंने मान लो गर्म किया है। जैसे ही गर्म किया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बन गई। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहे हैं, इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये चैप्टर आप खुद अपनी बुक से रिवीजन कर देना, यहाँ से भी वीडियो देख लेना, आराम से आपको समझ में आएगा। 1 घंटे में अगर एक चैप्टर आपसे कवर हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है ना। चलो, संयोजन वियोजन हो गया। अब हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। एक है ऊष्माक्षेपी और एक है ऊष्माशोषी। नाम से ही पता चल रहा है हमें, क्या पता चल रहा है कि ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा है वो बाहर निकलेगी, उसको बोलते हैं बाहर। ऊष्मा है वो बाहर निकलेगी, ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी जो पात्र होगा वो ठंडा हो जाएगा, उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे मान लो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको पता होगा। जैसे मान लो मेरे पास में चूना था, बिना बुझा हुआ चूना, इसमें मैंने डाल दिया पानी। क्या डाला मैंने, पानी डाला। जैसे ही पानी डालते ही एक तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, क्योंकि हमें पता है ना कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड के साथ में कभी भी पानी डालने पे हमेशा धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। सॉरी, ये भी याद रखना है कि धातु का जो भी ऑक्साइड होता है ना वो हमेशा क्षारीय प्रकृति का ही होता है। इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसके साथ साथ में बनती है ऊष्मा, यानी जो फ्लास्क होगा, जो बर्तन होगा वो गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें से ऊष्मा बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसे ही मान लो हमारे जो सीएनजी वाले सिलेंडर होते हैं, सीएनजी गाड़ियां होती हैं, उनको चलाने के लिए उनमें मेथेन गैस भरी होती है। कौन सी गैस, मेथेन गैस, मार्स गैस, प्राकृतिक गैस, सब इसके ही नाम है। तो इसको मैं जला रहा हूँ, जलाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो जैसे ही मैंने जलाया तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, क्योंकि पता है कि हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन जब भी जलते हैं तो हमेशा बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ में बनता है पानी। उसके साथ में हमें पता ही है कि मेथेन गैस जब भी जलती है तो हमेशा ऊष्मा बनेगी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। जब ऊष्मा बाहर निकलती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसे ही मान लो जैसे हमारी श्वसन की अभिक्रिया है, श्वसन या फिर इसको बोल सकते हैं भोजन का पाचन। भोजन का पाचन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो भोजन का पाचन होता है ना वो भी हमारे शरीर में ऊष्मा क्रिएट करता है, ऊष्मा बनती है हमारे शरीर में। जैसे हमारा शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है, ये 37 डिग्री सेल्सियस इसी कोशिका में। जैसे मान लो मेरी कोशिका होती है, कोशिका में होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज होता है। जैसे ही मैंने सांस लिया, सांस में गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है वो माइटोकॉन्ड्रियम जाती है, पहले से ग्लूकोज पड़ा होता है, दोनों क्रिया करते हैं। क्रिया करते ही बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सांस के साथ में बाहर आ जाती है। उसके साथ में बनता है थोड़ा सा पानी, जो भी मेरे पसीने के रूप में बाहर निकल रहा है। उसके साथ साथ में ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा के साथ साथ में क्या बनती है, ऊष्मा बनती है। क्या बनती है, ऊष्मा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्वसन या भोजन का जो पाचन होता है ना वो भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें से ऊष्मा बाहर निकल रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर यहाँ तक मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो ये बहुत गंदी बात है, ठीक है ना। फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना, और जितना पॉसिबल हो ना अपने 10th क्लास वाले जो भी फ्रेंड है उसको शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, बिना मस्का लगाए मैं ऐसे ही आपको मक्खन लगा रहा हूँ। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शोषी यानी अवशोषण हो रहा है, यानी ऊष्मा धीरे धीरे उसमें कम होगी, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास में है सिल्वर क्लोराइड है, इसको मैंने जैसे सूर्य के प्रकाश में रखा, सूर्य का प्रकाश इसमें मैंने रखा, जैसे ही सूर्य के प्रकाश में रखा
तो सिल्वर और क्लोरीन टूट जाएंगे, क्लोरीन गैस है वो अलग हो जाएगी, सिल्वर अलग हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की अपघटन अभिक्रिया तो है ही। अपघटन अभिक्रिया हमने देखा था ना, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। उसके साथ साथ में इसको अपघटित करने के लिए, तोड़ने के लिए इसमें है वो ऊष्मा का अवशोषण होना जरूरी है। ऊष्मा जब सोखेगी तभी तो है वो टूटेंगे। ऐसे ही मान लो मेरे पास में है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर है, इसको मैंने गर्म किया। गर्म करने का मतलब बाहर से ऊष्मा दी है मैंने, इसने कैल्शियम कार्बोनेट ने ऊष्मा का अवशोषण किया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। उसके साथ साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ में ऊष्मा की कमी होगी। क्या होगी यहाँ पे? ऊष्मा की कमी होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। संयोजन पढ़ लिया, वियोजन पढ़ लिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी। अब हम देखने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। या विस्थापन और द्वितीय विस्थापन दोनों साथ में समझा देता हूं, ऐसे ही करता हूं, ठीक है। एक होती है विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, और एक होती है द्विविस्थापन। ठीक है। विस्थापन में क्या होता है? सॉरी, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जो ज्यादा क्रियाशील होता है ना, वो कम क्रियाशील को हटा के उसकी जगह ले लेता है। जैसे ज्यादा क्रियाशील कौन होते हैं? ये हम चौथी या चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, जो सक्रियता श्रेणी होती है ना, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में क्या होता है? जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज्यादा क्रियाशील होता है, वो कम क्रियाशील को हटाता है, उसकी जगह ले लेता है। जैसे सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है प्रकृति में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद में है आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये सारे है ना ज्यादा क्रियाशील। ये होता है जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वो क्रियाशीलता है वो घट जाती है, और सोना है वो सबसे कम क्रियाशील होता है। उसके बाद में चांदी, पोटेशियम, सोडियम, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर वाले हमेशा नीचे वाले को हटा के उसकी जगह ले सकता है, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो मेरे पास में है कॉपर सल्फेट। ये मैंने रिएक्शन थोड़ी देर पहले बताई थी। कॉपर सल्फेट में मान लो मैंने डाल दिया है लोहे का टुकड़ा, डाल दिया है। क्या डाल दिया मैंने? लोहे का टुकड़ा डाला है। जैसे ही लोहे का टुकड़ा डाला, लोहा है वो ज्यादा क्रियाशील है, क्योंकि देखो जो ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, नीचे होता है वो कम क्रियाशील है। तो ये इसको हटाएगा और उसकी जगह ले लेगा। इसको हटाया कि भाई कॉपर हट जा, अब मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा क्रियाशील हूँ। अब सल्फेट के साथ में कौन रहेगा? मैं रहूंगा। कौन बोल रहा है? आयरन बोल रहा है। तो क्या बन गया? कॉपर बेचारा डरता हुआ भाग गया, साइड में जाके बैठ गया। क्या बन गया? कॉपर, कॉपर साइड में हो गया और बन गया फेरस सल्फेट। ठीक है, पहले कॉपर सल्फेट था, इसमें डाला मैंने आयरन, लोहा डाला, फेरिक डाला, तो क्या बन गया? फेरस सल्फेट। और कॉपर है वो अलग हो गया। ज्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को हटाता है, उसकी जगह ले लेता है। उसको बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे ही मान लो मेरे पास में है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें मैंने डाल दिया जिंक का टुकड़ा डाला है। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ है? ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा जिंक। ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील, नीचे वाला कम क्रियाशील। तो जिंक है वो इसको हटाएगा, हटा के इसकी जगह लेगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। उसके साथ में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना ही है, ठीक है, कि ज्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को हटा के उसकी जगह लेता है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन एक बात ये भी मस्त मस्त वाली गप साथ में याद कर लो कि जब भी कोई अम्ल में कोई धातु डाली जाती है ना, तो हमेशा लवण भी बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये भी साथ में याद रख लेना है, ठीक है ना। इस टाइप से आप कोई भी रिएक्शन करवा सकते हो। मान लो मैं एक और रिएक्शन करवा देता हूं, किसके साथ में? मान लो मेरे पास में है एल्यूमिनियम सल्फेट है मेरे पास में। क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट था। इसकी मैंने क्रिया करवा दी किसके साथ में? मान लो मैंने करवा दी कॉपर के साथ में, नहीं सॉरी कैल्शियम के साथ में मैंने करवाई
कैल्शियम के साथ में क्रिया करवा दी। कैल्शियम ज़्यादा क्रियाशील है क्योंकि कैल्शियम ऊपर है, एल्यूमिनियम थोड़ा सा नीचे है बेचारा, तो कैल्शियम है वो इसकी हटाएगा एल्यूमिनियम को, इसकी जगह लेगा, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। उसके साथ में एल्यूमिनियम है वो अलग हो जाएगा, जो ज़्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को हटा के उसकी जगह लेता है, उसको बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें आयन है वो दो आयन एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पे देखो एक एक आयन था वो एक्सचेंज हो रहा था, जैसे कॉपर की जगह आयरन ले रहा था, तो यहाँ पे एक आयन ही है वो विस्थापित हो रहा था। लेकिन कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें दो आयनों का एक साथ में एक्सचेंज होता है, बदलाव होता है, साझा होता है, तो उसको बोलते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये डेफिनेशन भी साथ में याद रखनी है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लो मेरे पास में बेरियम क्लोराइड था और सोडियम सल्फेट था, क्या था, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। क्या हुआ, मैंने बताया जब भी आप किसी अभिकारक में सोडियम और क्लोरीन देखो तो उनको आपस में जोड़ दो, उसके साथ में अभी क्या बचा है, बेरियम और सल्फेट बचा है, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, ये अवक्षेप के रूप में बनेगा, मैंने बताया था ना, क्या बताया था मैंने, ये रिएक्शन मैंने पहले भी लिखी है कि कई बार रिएक्शन होने पे अवक्षेप भी बनता है। तो देखो यहाँ पे दो आयन एक साथ में एक्सचेंज हो रहे हैं, इस प्रकार से इसको हम क्या बोल सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं इसको हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं साथ में ना, ऐसे आप मन से कोई बना दो, जैसे मेरे पास में बेरियम क्लोराइड है और मैं ले लेता हूं अब की बार पोटेशियम 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 सल्फेट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट ले लिया मैंने। जैसे पोटेशियम सल्फेट लिया, पोटेशियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, और क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, ये भी अवक्षेप के रूप में पेंदे में जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब हम आगे देखने वाले हैं, विस्थापन द्विविस्थापन देख लिया, और हम देखने वाले हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उपचयन और अपचयन, नाम में भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीकरण या उपचयन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ता है, या हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण। और अपचयन में उल्टा होता है, इसका विपरीत होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, कौन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, और ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं हम अपचयन या फिर रिडक्शन रेट, ठीक है ना। अब देखो एक मान लेते हैं लकड़ी का जलना, कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसके साथ में, कार्बन के साथ में, तो यहां पे क्या हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया है। सल्फर के साथ में मान लो ऑक्सीजन क्रिया करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। ऐसे मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल था, मैंने जिंक डाला, क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, उसके साथ साथ में हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल गई। हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, उपचयन। अभी हमने देखा है हाइड्रोजन का बाहर निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का बाहर निकलना उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है या उपचयन अभिक्रिया है। समझ में आ गया। ये बताओ, अभी अभी मैंने देखा था, अभी मैंने एक और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है ना, मैंने कौन सी रिएक्शन का दिया था, एक और रिएक्शन का भी पार्ट है ये, बताओ 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 फटाफट बताओ। हाँ, यहाँ पे ज्यादा क्रियाशील जिंक है, हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, उसको हटा के उसकी जगह ले रहा है, इसका मतलब ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। अब हम देखने वाले हैं अपचयन को।
उपचयन समझ में आ गया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें क्या होता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन है वो बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हम देखने वाले हैं अपचयन या रिडक्शन, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। जैसे मान लो मेरे पास में नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ती है निकल और पैलिडियम की उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में जुड़ती है मैक्सिमम टाइम, उत्प्रेरक के रूप में, कई बार आयरन भी काम में लेते हैं, तो यहाँ पे होगा अमोनिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अमोनिया बन जाएगी। नाइट्रोजन गैस रूप में थी, हाइड्रोजन गैस अवस्था में थी, और जुड़ के क्या बना रहे हैं, ये अमोनिया बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है। हाँ, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है। हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। एक बात ये भी याद रखना आपको, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, जो हमारा भोजन का पाचन या श्वसन है ना, श्वसन, श्वसन या फिर भोजन का पाचन, क्वेश्चन आ सकता है कि भोजन का पाचन है वो कैसी अभिक्रिया है। भोजन का पाचन मैंने एक बता दिया था, देखो एक तो मैंने एग्जांपल दिया था इसका कि भोजन का पाचन है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब भोजन पचता है तो हमारे शरीर में क्या होती है, ऊष्मा बनती है। उसके साथ साथ में भोजन का पाचन है ना, उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण। क्या बोल सकते हैं हम, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो ये तो समझ में आ गया ना, उपचयन अपचयन। लेकिन अब हम देखने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। लास्ट है, लास्ट रिएक्शन है ये रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन, उपचयन व अपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं, उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स। जब भी हम कोई धातु ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, कोई भी धातु ऑक्साइड ले लो, जब भी हम कोई धातु ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं तो धातु है वो विस्थापित हो जाती, बाहर निकल जाती है, उसके साथ साथ में पानी बन जाता है। क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो बताओ यहाँ पे पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अब ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन बाहर निकला है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। क्या कहलाता है, उपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ में होते हैं उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। आप कोई भी धातु ऑक्साइड ले लो, कोई भी धातु ऑक्साइड लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें पानी, इसमें हाइड्रोजन गैस डाल दी, जैसे ही डाली मैंने तो मैग्नीशियम अलग हो गया, पानी अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन। यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन। इसका मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये इसके बारे में आपको डेफिनेशन याद रखनी होगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ में होते हैं उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आ गया। चलो हम आगे चलते हैं। आगे चलने पे हम पढ़ने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ड है। एक तो है संचारण, संचारण, एक है विकृत विकृत गंधिता। इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो संचारण देखते हैं। संचारण का मतलब होता है कि जब कोई भी धातु है, कोई भी धातु अगर खुले में छोड़ी जाती है, किसी धातु को अगर खुले में छोड़ा जाता है तो बाहर वाले वायुमंडल से वो क्रिया करती है। बाहर वाले वायुमंडल में बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो सकती है, पानी हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई धातु को खुले में छोड़ा जाता है और वो बाहर वाले पर्यावरण से क्रिया करती है और जिसकी वजह से वो यौगिक बना देती है और उसके ऊपर जो परत चढ़ जाती है उस धातु के ऊपर, उसको बोलते हैं हम संचारण। मान लो मेरे पास में लोहा था, लोहे को मैंने खुले में छोड़ा, खुले में था ऑक्सीजन और थोड़ा सा पानी था, तो लोहे ने क्या किया, खुले में छोड़ने पे इसके ऊपर परत चढ़ गई, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड या जंग लग गया,
इसको हम क्या बोल सकते हैं? संचारण बोल सकते हैं। जब भी हम धातु को खुले में छोड़ते हैं तो बाहर वाले वातावरण से वो ऑक्सीजन से, पानी से, कहीं से भी क्रिया करती है, जिसकी वजह से वो एक नए यौगिक बना देती है और इसी को हम बोलते हैं संचारण। क्या बोलते हैं हम? संचारण बोलते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। संचारण किसे कहते हैं? जब भी हम खुले में किसी धातु को छोड़ते हैं तो बाहर वाले तत्वों के साथ में क्रिया कर देती है, यौगिकों के साथ में क्रिया करती है और नए यौगिक बना देती है, जिसकी वजह से उस धातु के ऊपर नए यौगिकों की परत चढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं संचारण। समझ में आ गया ये वाला? जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना किसका उदाहरण है? संचारण का। एक है विकृत गंधिता। विकृत का मतलब खराब हो जाना, गंधिता गंध, खराब होना, विकृत होना, गंधिता गंध, गंध यानी सुगंध। जब भी हम कोई भी वर्षा युक्त या तेल युक्त, वर्षा या तेल युक्त कोई खाने वाली सामग्री होती है, उसको हम खुले में छोड़ते हैं ना, तो खुले में छोड़ने पे क्या होता है? बाहर वाले वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस होती है, पानी होती है, तो ये है ना कोई खाद्य सामग्री है जो तेल से बनाई गई है या वर्षा से बनाई गई है, तो बाहर है वो पानी से और हवा से क्रिया करती है और क्या करती है? उसके नए यौगिक बना देती है, लवण बना देती है। उसके साथ साथ में इसकी सुगंध है ना, गंध में भी परिवर्तन आ जाता है। इसकी गंध में भी क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है और उसी को बोलते हैं हम विकृत गंधिता। गंध है वो खराब हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा नमकीन के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं, अगर चिप्स के पैकेट में ना नाइट्रोजन गैस नहीं भरी होती ना, तो उसकी गंध है वो बदल जाती है। तो इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। अगर डेफिनेशन, अगर समरी करो इसकी, तो क्या होगा कि जब भी हम वर्षा युक्त या तेल युक्त कोई खाद्य सामग्री है उसको खुले में छोड़ते हैं, खुले में छोड़ने पे वो क्या करती है? ऑक्सीजन और पानी के साथ में क्रिया करती है, जिसकी वजह से उस खाद्य सामग्री की गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसी को बोलते हैं हम विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से अगर किसी खाद्य सामग्री को बचाना है, तो जैसे मान लो मेरे पास में चिप्स है, तो चिप्स के पैकेट में ना उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है? ये भी याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस भरी होने का कारण है कि नाइट्रोजन गैस है वो बहुत कम क्रियाशील है, लगभग कह सकते हैं अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? अक्रिय, नॉन रिएक्टिव है, अक्रिय गैस है, जिसकी वजह से क्या होगा? वो वर्षा के साथ में, तेल के साथ में क्रिया ही नहीं करेगी, जिसकी वजह से उस चिप्स की खाद्य सामग्री की सुगंध में, गंध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये भी आपको याद है। क्यों भरी होती है? क्योंकि वो अक्रिय गैस होती है। उसके साथ साथ में अक्रिय होने की वजह से वो वर्षा के साथ में, तेल के साथ में क्रिया नहीं करेगी, जिसकी वजह से उस खाने वाली सामग्री में कोई भी सुगंध है वो, बदबू है वो क्रिएट नहीं होगी, उसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर मैं देख लेता हूँ एक, अगर कुछ मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है तो ठीक है, अगर पहले चैप्टर में हमने कुछ भी छोड़ा है ना तो वो देख लेता हूँ, ठीक है। ये करवा दिया मैंने, ये करवा दिया, ये भी करवा दिया। एक है ना, ये साथ में याद रखना है, ठीक है, कि देखो जैसे मैंने बताया था कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में अगर मैं पानी डाल देता हूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना, ठीक है। और इसको बोलते हैं बुझा चूना, या फिर बोलते हैं चूने का पानी, चूने का पानी, ठीक है। चूने का पानी हम सफेदी करने के लिए क्या करते हैं? जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसमें पानी डालते हैं, जिसकी वजह से बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर नॉर्मली हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? चूने का पानी बोलते हैं। चूने के पानी को हम सफेदी के रूप में काम कर देते हैं। दीवार को, घर की दीवारें होती है, ये जो दीवारें थी, इस दीवार के ऊपर मान लो मैंने लगा दिया, लगाने पे क्या होगा? ये चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? हवा में आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करेगा और बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चूना पत्थर ही तो होता है, चूना पत्थर होता है, और ये है ना व्हाइट रंग में बहुत ज्यादा चमकदार होता है। क्या होता है? व्हाइट रंग का चमकदार होता है। तो इसी वजह से सफेदी करते हैं ना हम घर में, तो सफेदी करने की वजह से क्या होता है? सफेदी थोड़े दिन के बाद में बहुत ज्यादा चमकने लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जो चूने का पानी था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना बना देता है, जो ज्यादा चमकदार होता है, जिसकी वजह से दीवारें है वो चमकने लगती है।
एक बात है ना, कमेंट में ये जवाब जरूर देना मुझे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने क्रिया करवाई है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करवाई और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो बताओ ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस टाइप की रिएक्शन है? समझ आ गया? करवा दिया मैंने, करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया मैंने, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, मैंने सब कुछ करवा दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर वापस रिवीजन कर लेना, आप वीडियो आराम से देखना मस्त से, फिर चैप्टर को पढ़ना वापस। एक दो बार ये वीडियो देखोगे, चैप्टर पढ़ोगे, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक है ना वो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला, वो 3-4 बार प्रैक्टिस करने, बहुत सारे एग्जाम्पल लेते रहना है, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बैठे रहना, मस्त रहना, खुश रहना और हमारे जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है।